हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 168 स्टोन गैम्बलिंग में पंगा। समीर गिल का मैटर निपटाने के बाद शौर्य फिर एक बार अपने शादी की तैयारियों में जुड़ गया था। कंपनी की तरफ से बिजनेस की दुनिया में इनविटेशन भेजे गए थे। साथ ही शौर्य ने खुद आर्मी और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को भी खुद न्योते भेजे थे। शौर्य की शादी शहर के सबसे बड़े मैट्रिमोनियल हॉल में रखी गई थी। शौर्य ने अपनी शादी को सबसे ग्रैंड बनाने के बारे में सोचा था। दूसरी तरफ हमारा दूसरा दूल्हा विराज तो आज 7वें आसमान पर था। इधर इनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी, वहीं चेन्नई में बैठा एक आदमी परेशान हो चुका था। उसके सारे पासे उल्टे पद गए थे। उसे अच्छे से पता था कि वह शौर्य को सीधा छेड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने अद्विका को परेशान किया, मगर उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। वह पागलों की तरह अपने ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ करने लगा। तभी उसका असिस्टेंट तंबी अंदर आया और बोला, बॉस हम पर हमला। वह इतना ही बोल पाया और उसके सीने के आर पार एक तलवार घुस गई। वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उस आदमी ने तंबी के पीछे से एक काले कपड़ों में लिपटी हुई लड़की देखी। ये लड़की कोई और नहीं, शिल्पा थी। शौर्य ने इन्हें कली के चमचों को ढूंढकर मारने के लिए भेजा था। शिल्पा ने एक डरावनी स्माइल दी और उस आदमी की तरफ देखने लगी। उस आदमी ने अपनी थूक नीली, वह 2 कदम पीछे हट गया। तभी मीनाक्षी उसकी सेक्रेटरी दौड़कर अंदर आए और उसके शिल्पा के सिर पर बंदूक तान दी। शिल्पा इसे देखकर मुस्कुराया और अगले ही पल सामने के कांच की दीवार के उस पार से एक गोली अंदर आए और उसने मीनाक्षी का सिर खोल के रख दिया। शिल्पा ने एक बार फिर अपना एक कदम बढ़ाया और उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। शिल्पा ने उसे देखकर कहा, तुम्हें बड़ी खुजली है हमारे भाई से पंगे लेने की, तो तुम्हें उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो क्या कहते हो गौरव अय्यर, सुनील पांडे के सीक्रेट बॉस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट? तुम्हें अब तक हम बहनों के जिंदा रखा था ताकि देख सके कि तुम कितनी बड़ी तोप हो, पर तुम तो फुसकी बम निकले। हम लोग फिर बोर हो गए तुमसे, तो हमने तुम्हारा सफर यहीं तक रखने की सोचा। इतना कहकर शिल्पा ने अपने हाथ की 2 उंगलियों को बंदूक की तरह तान दिया। फिर उसके बाद उसने मुंह से बैंग बोला और अगले ही पल गौरव का भेजा खुल गया। शिल्पा उनकी बॉडीज को जलाकर वहां से आराम से निकल गई। उसने बाहर आते ही अपने कान पर हाथ रखा और बोली, भाई काम हो गया है। हम सब आपकी शादी में आने के लिए निकल रहे हैं। इधर शौर्य अपने कमरे में लैपटॉप पर ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी शादी में तो आना ही है, वरना बहनों की रस्म कौन करेगा। इतना कहकर शौर्य ने कान से ब्लूटूथ निकला और कमरे से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही विराज सामने खड़ा था। पीछे अधीर और बाकी के भाई थे। उन्हें देखकर शौर्य हैरानी से देखने लगा। तभी विराज बोला, शौर्य हम आज बैचलर पार्टी करने की सोच रहे हैं और इस बात पर तुम अभिमा और समीर को भी बाहर बुला लो ताकि इस पार्टी में और मजा आए। तभी अधीर ने उसके सिर पर तपली मारी और बोला, उस गधे आदित्य को भूल गए क्या? उसे भी बुलाओ। वैसे भी उसकी वाइफ इतने दिनों से उससे मिली नहीं है और वो तुम्हें सीधे आकार तो बोल नहीं सकती। शौर्य ने हाँ में सिर्फ अपना सिर हिला दिया और अपना हाथ घुमा दिया। अगले ही पल शौर्य के सामने कबीर, अभिमान और आदित्य थे। इस वक्त अभिमान आदित्य के ऊपर बीता था और उसके हाथ से उसकी दवाई की बोतल वापस ले रहा था। जब शौर्य ने उस बोतल को देखा तो उसने झटके से अपने हाथ में ली। तभी कबीर यानी सम्राट आगे दौड़कर शौर्य को रोकने आया, पर उसने देर कर दी। शौर्य ने बोतल का ढक्कन निकाल दिया। उसके ऐसा करते ही उस बोतल के अंदर से गुलाबी धुआं निकलने लगा, जिसे देखते ही शौर्य ने अपनी सांस बंद की, मगर अधीर और उसके भाइयों को ये मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में वहां मौजूद सभी लड़कों को अंदर से एकदम गर्म लगने लगा। उनकी वासना उनके ऊपर हावी होने लगी। ये देखकर शौर्य ने उन्हें अपने अपने कमरे में जाने की सलाह दी। इस वक्त सिर्फ विराज, कबीर, अभिमान और आदित्य ही सेफ थे। शौर्य इस बार अभिमान को घूर कर देखा तो उसने अपना सिर खोचते हुए कहा, ये मैं सिर्फ जांचने के लिए बना रहा था, लेकिन ये आदित्य पागल है। ये मेरी सारी दवाइयां को जंगल के जानवरों पर टेस्ट करने ले जाता है। मैंने उसे समझाया कि ये इस लायक दावा नहीं है, लेकिन ये मेरी बात सुनता कहाँ है।
ये सुनकर शौर्य आदित्य को देखते हुए बोला, भाई आदित्य, लगता है आपको भाभी से मिलने की काफी जल्दी है। ठीक है, फिर आप भी भाभी के पास जाओ और उनके साथ कुछ वक्त बिताकर शाम को ठीक 6:30 बजे यहाँ आ जाना। शौर्य की बात सुनकर आदित्य शर्माते हुए वहां से निकल गया। शौर्य ने फिर एक बार बचे हुए लोगों को देखा और उन्हें लेकर वह बाजार निकल आया। अभिमान अब तक एक हफ्ते से ज्यादा अपनी साधना कर चुका था, साथ ही दवाइयों की वजह से उसने अपनी साधना को सहस्रार चक्र तक पहुंचाया था। दूसरी तरफ कबीर, जो कि सम्राट था, वह भी संत स्तर का साधक बन चुका था। विराज अभी सिर्फ अनाहत चक्र तक पहुंच गया था। वह अपना पूरा समय साधना के लिए दे नहीं पा रहा था। बाहर आते ही शौर्य ने बाजार की दुकानों में जाकर चीजें खरीदनी शुरू की, जो कि उसे शादी में बेहद उपयुक्त थी। तभी शौर्य की नजर एक सोलर की दुकान पर गई। उसने वहां सौर ऊर्जा पर चलने वाली कई सारी वस्तुओं को देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसके डैम के अंदर बिजली की सुविधा नहीं है। इसीलिए उसने ढेर सारे सोलर वस्तुएं खरीदी और उसके बाद वह उन्हें अपने रिंग में रखकर वहां से आगे निकल गया। घूमते घूमते शौर्य और उसके साथी एक बड़ी सी स्टोन गैम्बलिंग शॉप पर पहुंच गए। विराज ने इसे देखा और उसकी आंखें चमक गई। ये इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास में था। उन्होंने स्ट्रीट पर जो भी चीजें मिली उन्हें खरीद लिया था। लेकिन इस वक्त वे लोग जिस दुकान के सामने खड़े थे वहां सिर्फ अमीर में से अमीर लोग ही जा सकते थे। ये स्टोन गैम्बलिंग के शौकीन लोगों के लिए था। यहाँ की एंट्री फीस 10 लाख रुपए थी। शौर्य गेट पर जाते ही अपने कार्ड से 4 लोगों का 40 लाख देकर एंट्री पास बनवाया। अंदर जाते ही शौर्य ने वहां पर कई बूढ़े लोगों को देखा जो स्टोन गैम्बलिंग में अपना नसीब आजमाने आए थे। शौर्य ने अपने दिव्य दृष्टि से उन पत्थरों को देखा और वह तुरंत समझ गया कि यहाँ मौजूद 75% पत्थर खाली थे और सिर्फ 25% पत्थर यहाँ स्टोन के साथ थे। तभी उन चारों ने देखा कि गैम्बलिंग हाउस के गार्ड्स एक लड़की और लड़के को घेर के खड़े थे। उन गार्ड्स के साथ उस गैम्बलिंग हाउस का मैनेजर भी था। उसने अपने सामने खड़े लड़के से कहा, ए लड़के, हमें पता कि तुम्हें मिला हुआ इंपीरियल जेड हमारी प्रॉपर्टी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमें वह पत्थर वापस दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये गैम्बलिंग हाउस हमारे बॉस का है। तभी उस लड़के ने अपने साथ आए लड़की को खुद के पीछे लिया और उस मैनेजर के आंखों में देखकर बोला, बड़े अजीब लोग हो तुम, मैंने इतने सारे पैसे देकर उस पत्थर को खरीदा। उस वक्त तुम्हारे सेल्समैन ने तो हंसी खुशी ये पत्थर हमें दे दिए थे और अब उसके अंदर से कोई कीमती पत्थर निकल गया तो अब हमसे तुम इसे वापस मांग रहे हो, ये सरासर गलत बात है। उस लड़के की बात सुनकर वह गंजा मैनेजर अपने टकले पर हाथ घुमाते हुए बोला, देख लड़के, हमारी दुकान का एक उसूल है, जब तक वो पत्थर खाली होता है वह कस्टमर का पत्थर होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई बेशकीमती रत्न या स्टोन निकलता है वह हमारा हो जाता है। शौर्य और उसके साथी उस मैनेजर की ये सारी बातें सुन रहे थे। शौर्य ने सभी को देखा और बोला, भाई लोग, आज इसे बर्बाद करने का दिन आ गया है। इसे आज हम धर्म और अधर्म का फर्क कैसे होता है ये साफ साफ समझा देंगे। अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करो और सारे पत्थर खरीद लो जिनके अंदर तुम्हें स्टोन दिखे, उसके लिए जो कीमत लगे वो लगा लो। शौर्य की बात सुनकर उसके साथी तुरंत अपने काम पर लग गए। इधर मैनेजर की बहस चल ही रही थी, तब तक शौर्य और उसके साथी सारे पत्थर खरीद चुके थे जिनके अंदर स्टोन थे। काउंटर पर आते ही उन चारों में पत्थरों को खोलने की बजाय उन्हें ऐसे ही घर ले जाने की मांग की, मगर रिसेप्शनिस्ट ने ऐसा करने से मना किया। तभी शौर्य ने उनके पत्थरों के अंदर से 3 पत्थर निकाले और उन्हें काटने के लिए उस जगह लेकर गया जहां ये मैनेजर उस लड़के के साथ अब भी बहस कर रहा था। अब मामला हाथापाई पर आ गया था। तभी शौर्य उनके बीच कूद गया और मैनेजर से देखकर कहा, ए टकले, इधर आ, ये सारे स्टोन मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन्हें संभल कर मेरे घर पर पहुंचा दे और यहाँ फालतू में बाकी कस्टमर्स का मूड खराब मत कर और तुम दोनों अपने पठार के साथ जा सकते हो, ये टकला तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। शौर्य की मैनेजर को टकला कहने की बात सभी को हंसाने के लिए काफी थी और इसी वजह से वहां मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। मैनेजर जैसे ही दांत पीसते हुए शेयर की तरफ बढ़ा तभी विराज बीच में आया और उसने उस टकले की तपली बजाई और बोला, ओ टकले, तू वहां कहाँ जा रहा है? ये ले, ये मेरे पत्थर, इन्हें भी पैक करके हमारे एड्रेस पर भेज। ये सुनकर अब मैनेजर की आंखें लाल हो गई थी और उसके कान पर भी हल्का लाल रंग दिखने लगा था। इससे ये साफ पता चल रहा था कि उसे बेहद गुस्सा आ रहा है। वो आगे बढ़कर शौर्य को कुछ बोलता उसके पहले ही उससे एक और आवाज सुनाई दी, अरे ओ उजड़े चमन, कहाँ जा रहा है? तू टकला है, इसका मतलब तू खुद को क्या गांधी जी समझने लगा है? यहाँ लोगों से गप्पे लड़ाने का काम ना करो और मेरा काम करो। ये आवाज अभिमान की थी।
उसकी बात सुनकर अब मैनेजर का पारा हाई हो चुका था। इधर वह लड़का और लड़की अपने कीमती पत्थर लेकर उस मॉल से बाहर निकल गए। शौर्य ने उसके बाद अपने सिलेक्ट किए हुए सारे पत्थर उनके सामने रखे। तभी कबीर ने भी एक छोटी ट्रॉली भरकर कई सारे पत्थर लाए थे। जब कबीर ने इस गंजे को देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे केशव, तू अब क्या सबका मुंह देख रहा है? तू सिर्फ इतना ही करेगा कि हमें सर्विस भी तू देगा? ये सुनकर उस मैनेजर की आंखें अब बेहद डरावनी लगने लगी और वह चिल्लाकर बोला, मेरा नाम नकुल है और यहाँ कई स्टाफ है जो इन बातों को देखने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो कृपया उनसे संपर्क करें और मुझे गंजा टकला कहने बंद करो। तभी शौर्य चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ओह, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर नकुल, मैंने आपको अपने टकले पर हाथ फेरते हुए देखा तो मुझे लगा आपको अपने गंजे होने पर नाज होगा, तो मैंने आपको टकला कहा। लेकिन आप गंजे हैं पर हैंडसम है। मुझे आपका ये स्टाइल पसंद आया। अब एक काम करो, मेरे सारे पत्थर काट कर दे दो। पहले तो नकुल शौर्य की बात सुनकर खुश हुआ, पर उसकी आखिरी लाइन उसे अच्छी नहीं लगी। शौर्य ने उसे फिर एक बार काम लगाया था, वो भी उसे बताने के बावजूद। तभी विराज आगे आया और बोला, सुन बे ओ गंजे, तुमने आज क्या फूंक रखा है जो तुझे हम दिखाई नहीं दे रहे? जल्दी से मेरे पत्थर काट, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। तभी अभिम आगे आया और बोला, अबे ओ चपड़ गंजू, मेरे पत्थरों को पहले काट, हमें आगे भी और जगहों पर जाना है। वह मैनेजर इन लोगों से बहुत परेश हो गया और आखिर में बोला, मैं आपके पत्थर नहीं काटूंगा, अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। तभी उन चारों ने एक साथ कहा, ठीक है, फिर हम इसे लेकर जाते हैं। इतना कहते ही चारों वहां से हवा में गायब हो गए और उनके साथ उनके पठार भी गायब हो गए। वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबने अपने आंखों को कई बार रगड़ा, मगर अब उन्हें वो 4 लड़के नजर नहीं आए। इन चारों ने सारे के सारे पत्थर वहां से उठा लिए थे। अब दुकान में बचे सारे पत्थर सिर्फ पत्थर थे, उनके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा था। दूसर और वो चारों उस दुकान के बाहर आ गए और फिर शौर्य ने पत्थर करने वाला चाकू निकाला और रास्ते पर खड़े रहकर आने जाने वाले सभी लोगों के सामने उन पत्थरों को करने लगा। पत्थरों को करते ही उनके अंदर से कई सारे दुर्लभ जेड और रत्न निकलने लगे। देखते ही देखते इसे देखने लिए वहां भीड़ लग गई। तभी अभिमान ने वहां खड़े लोगों को बुलाकर इन कीमती पत्थरों का ऑक्शन शुरू किया। शौर्य ने जितने पैसे लगाए थे उतने पैसों में तो सिर्फ उसका एक हरे जड़े को बेचा गया। धीरे धीरे उस स्टोन गैम्बलिंग हाउस के अंदर के लोग भी बाहर आ गए। वो लोग इन चारों को अच्छे से जानते थे। उन्होंने भी इन कीमती पत्थरों को इनके हाथों से खरीदना ठीक समझा। कुछ ही देर में शौर्य ने रास्ते के किनारे खड़े रहकर करोड़ों रुपए कमाए। जब मैनेजर को ये बात पता चली तो वह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, पर अब तक सारे निकले गए स्टोन बिक चुके थे। तभी शौर्य सभी को देखते हुए बोला, भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना कि इस स्टोन गैम्बलिंग हाउस से कुछ मत खरीदना, क्योंकि उनके पास बच्चे सारे पत्थर नकली और खोखले हैं। इसीलिए अपनी खुद की रिस्क पर इन लोगों की दुकान से पठार खरीदना। ये लोग आपको रोककर आपका निकला हुआ पठार हड़प जाते हैं और मैं इस बात से पेरिस हो चुका हूं, तो प्लीज इनके दुकान से दूर रहिए। शोर की ये बातें सुनकर अब मैनेजर शौर्य को मारने का आदेश अपने गुंडों से देता है, पर उसके गुंडे अपनी जगह से हिल भी पाते उसके पहले ही कबीर ने एक झटके के साथ उन सभी गुंडों के हाथ और पैर तोड़ दिए थे। सारे गुंडे अब जमीन पर गिरे चीख रहे थे। इधर ये सब हो रहा था, वहीं वो लड़की और उसका साथी लड़का इन्हें अजीब नजरों से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। ये खाकर रहे हैं शौर्य और उसके साथी। क्या मैनेजर इन चारों को छोड़ेगा भी? क्या शौर्य ने इनसे पंगा लेकर की है कुछ बड़ी गड़बड़?